हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा 25 अप्रैल से निर्धारित है। जाहिर सी बात है, अप्रैल का पहला सप्ताह शुरू हो चुका है और जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है, कैंडिडेट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अंतिम समय में किंग कर्तव्य विमूढ़म वाली सिचुएशन बनी हुई है कि अभी अब इस समय हमें क्या करना चाहिए, किन क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इत्यादि कई सारी शंकाओं को देखते हुए और कई सारे स्टूडेंट्स के एसएमएस और कॉल के जरिए जो हमें क्वेरीज आई हैं, उससे हम लोग जो है आपके सामने कुछ सुझाव लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में जो जीएस पेपर 1 का सेक्शन है हिस्ट्री, उसमें 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण एरियाज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो किन डायमेंशंस से आने वाले हैं। यह भी आप ध्यान रखें कि हिस्ट्री आपका टोटल 114 नंबर का होता है। जीएस पेपर 1 में काफ़ी महत्वपूर्ण आपका वेटेज कैरी करता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसमें 8 नंबर के लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं और 38 नंबर के 2 फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको अप्रोच क्या रखना चाहिए एवं किन एरियाज कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे अगर आप कमांड कर लें तो ये माना जा सकता है कि इतिहास में लगभग आपकी तैयारी हो चुकी है। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि इतिहास जो है वह बीपीएससी के स्कोप के हिसाब से अगर देखें तो लगभग कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे ही केंद्रित रहा है। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 के, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं है, बल्कि वह कुछ पर्टिकुलर एरिया पे ही कंसंट्रेटेड रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम उन एरियाज को या उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी अधिक है, तो जाहिर सी बात है हम अपने स्ट्रेटजी को और बेटर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और अच्छी तरह से हम अपनी रणनीति को बना सकते हैं मात्र इन 20 दिनों में। तो चलिए इसी कड़ी में, इसी सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं कि इतिहास के लिए इस बार 70वीं बीपीएससी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या एरियाज क्या हैं। क्लियर? अभी हमने जो है आपके लिए 2 यहां पर कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि नए पैटर्न पर हुए हैं, जिसमें 68वीं बीपीएससी एवं 69वीं बीपीएससी के जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर हैं। इनको हम लोग एनालाइज तो करेंगे ही साथ इसके साथ हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं वो किन डायमेंशंस से आने की अधिक संभावना है। तो अगर आप देखें तो हिस्ट्री में अगर आप संभावित एरिया या डायमेंशंस की बात करें तो एक आपका है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। दूसरा आपका है रिवोल्ट्स दैट इज विद्रोह। तीसरा आपका है पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन। चौथा आपका है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रवादी नेतृत्व करता रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो आपका फ्रीडम मूवमेंट या आप कह सकते हैं कि आपका जो स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण हैं उनके बारे में। इसके अतिरिक्त आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और संवैधानिक विकास के जो एरियाज हैं जिसमें अलग अलग एक्ट वगैरह इत्यादि हैं। एवं एक अन्य जो टॉपिक है जिसमें मिसलेनियस आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, एजुकेशन, न्यूज़पेपर इत्यादि, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो मुख्यतः जो एरिया है वो यही 7-8 डायमेंशन है। इन डायमेंशंस के इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स को हमें आइडेंटिफाई करने हैं जो इस बार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब यह टॉपिक्स जो है वह भी 2 भागों में विभक्त है। कुछ टॉपिक 8 नंबर में पूछे जाएंगे, जबकि कुछ टॉपिक जो है वह 38 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कई बार 8 नंबर के टॉपिक से भी डिटेल्ड में 38 नंबर में पूछा जा सकता है। कई बार 38 नंबर के टॉपिक को भी कंप्रेस्ड वे में किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन में 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 70वीं बीपीएससी के लिए इतिहास के संभावित प्रश्न या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एरियाज या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे। अगर आप बीपीएससी मेंस के हिस्ट्री की बात करें, मेंस के हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अगर आर्ट एंड कल्चर में देखें, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, तो इसमें हम पाते हैं कि मुख्यतः ट्रेडिशनली जो है आपको प्रश्न कहां कहां से आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्य कला, मौर्यन आर्ट और मौर्य कला। दूसरा आपका पाला आर्ट और पाल कला। तीसरा आपका पटना कलम पेंटिंग। चौथा आपका मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट आपका मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और मंदिर निर्माण की वास्तुकला, टेम्पल आर्किटेक्चर। इसके अतिरिक्त केव पेंटिंग्स और शैलकृत गुफा चित्र। इसके अतिरिक्त पोस्ट मौर्यन स्कल्पचर, जिसमें खास करके मथुरा एंड गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा और गांधार शैली। आई बात समझ में। तो अब इतने सारे टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर में हैं। यहां पर हमें ध्यान देने की बात यह है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक 38 नंबर में पूछे जा सकते हैं। विगत 2 वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर हमें क्या ऐसा इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी किन एरियाज से बनती है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो विगत 2 वर्षों के प्रश्न पत्र में आपका आर्ट एंड कल्चर में एक आपका पटना कलम पेंटिंग आ चुका है, पटना कलम पेंटिंग। इसके अतिरिक्त आप देखें तो केव आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, ये दोनों 7-7 नंबर में आ चुके हैं। अगर आप इसके अतिरिक्त देखें तो 69वीं बीपीएससी में आपका मौर्य कला की और वास्तुकला 7 नंबर और अगेन केव पेंटिंग जो है वो 7 नंबर। ये 2 क्वेश्चन आपको आ चुके हैं। चलिए इनके आधार पर यहां पर अगर हम देखें तो इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमारे पास प्रोबेबल टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखिए मौर्यन आर्ट जो है वह हमेशा से बीपीएससी का एक सबसे एक्सपेक्टेड एरिया रहा है और यह 38 नंबर में पूछा जा सकता है। पाला आर्ट चूंकि ऑलरेडी पिछली बार आ चुका है तो इसके पूछने की गुंजाइश कम है, परंतु आप कह सकते हैं कि फिर भी 8 नंबर में ये आपका 38 नंबर में पाला आर्ट भी आ सकता है। पटना कलम ऑलरेडी पूछ चुका है तो इसके पूछने की संभावना थोड़ी कम है। मधुबनी के भी पूछने की संभावना कम है क्योंकि विगत कई वर्षों से मधुबनी पेंटिंग पे उतने प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर आपका 38 नंबर में ऑलरेडी आ चुका है, इसके भी चांसेस मुझे कम ही दिखाई पड़ते हैं। फिर भी टेम्पल आर्किटेक्चर चूंकि एक वृहत एरिया है तो मैं भी इसमें नागर शैली या वेशर शैली या द्रविड़ शैली इत्यादि पे 8 नंबर के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। केव पेंटिंग्स की जहां तक बात है तो ऑलरेडी ईस्टर्न इंडिया के केव ट्रेडिशन और पेंटिंग पे 2 साल लगातार क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बार ज़्यादा चांसेज है कि वेस्टर्न इंडिया में
अजंता, एलोरा, भजा, कार्ले, नासिक इत्यादि के जो केव ट्रेडिशन है उनके बारे में या तो क्वेश्चन आए या फिर आपका भीमबेटका पेंटिंग्स पर क्वेश्चंस आ जाए। भीमबेटका पेंटिंग्स जो है, जो मेसोलिथिक एज की पेंटिंग है, इस पर क्वेश्चन आ जाए। और एक जो आपका अभी तक पूछा गया डायमेंशन नहीं है परंतु यह यूपीएससी में रिपीटेडली पूछा गया है, जो कि आपका पोस्ट मौर्यन स्कल्पचरल ट्रेडिशन है, जो मौर्योत्तर काल के बाद की आपकी कह सकते हैं कि शिल्प कला है, जिसमें गांधार एवं मथुरा शिल्प कला, मथुरा एवं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी को देखें तो लगभग रिपीटेडली हर 1-2 सालों पे यह क्वेश्चन आता रहा है। तो मैं यहाँ पर इसे काफ़ी प्रोबेबल टॉपिक मानता हूँ और आपका मथुरा एंड गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वह आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखें, आर्ट एंड कल्चर में आपके लिए प्रोबेबल टॉपिक में मौर्य, पाला, फिर आपका वेस्टर्न इंडिया के केव पेंटिंग, भीमबेटका पेंटिंग एवं आपका मथुरा एंड गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त पटना कलम भी जो है पूछने की संभावना थोड़ी कम है, परंतु फिर भी एक बैकअप के तौर पे आप इसे पढ़ के जा सकते हैं। क्वेश्चन इसी में से कहीं ना कहीं से आपको 8 या 38 नंबर में आएंगे। अगला जो आपका पोर्शन है वह है आपके रिवोल्ट्स का। या ध्यान रखिए, बीपीएससी में रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस जो हैं उसके कुछ जो है पर्टिकुलर सेगमेंट हैं। रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस, इसमें कुछ पर्टिकुलर एरियाज से ही लगभग हर साल क्वेश्चंस आते रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ट्राइबल रिवोल्ट्स की अगर हम बात करें, ट्राइबल रिवोल्ट्स की, जनजातीय विद्रोह की बात करें तो संथाल एवं बिरसा, ये दो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार जो है बीपीएससी में पूछे भी गए हैं एवं बिहार की धरती और झारखंड की धरती से रिलेटेड है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो इंडिगो रिवोल्ट जो कि आपका नील का विद्रोह कह सकते हैं, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एवं एक जो महत्वपूर्ण है आपका वह है 1857 का रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड रोल ऑफ कुंवर सिंह। अब यहां पर आपको ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण है। देखिए 8 नंबर में 1 साल संथाल और 1 साल जो है वो आपका बिरसा ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी ये रिपीट करने की संभावना बनी रहती है, इसलिए संथाल और बिरसा जो है वह आप हर हाल में करके जाइएगा। मे बी 8 या 38 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, जिसमें इसके कारण, इसके उद्देश्य, इसके परिणाम, इसके नेतृत्व, इसके आपके प्रभाव इत्यादि पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जहां तक इंडिगो रिवोल्ट की बात है, ऑलरेडी ये आ चुका है पिछली बार, तो इसके आने की संभावना थोड़ी कम प्रतीत होती है। 1857 का रिवोल्ट अगर आप गौर करें तो नए पैटर्न में नहीं पूछा गया है, तो 68वीं एवं 69वीं में 1857 की क्रांति के बारे में नहीं पूछा गया है। यहां पर यह सबसे महत्वपूर्ण आपका एरिया हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1857 के रिवोल्ट में खास करके नेचर एंड कैरेक्टर, जिसमें आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स और ओपिनियन जो हिस्टोरियंस के हैं, इसके प्रकृति और स्वरूप को लेकर इसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो कॉजेज ऑफ रिवोल्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 3 एरिया जो है वह 1857 के रिवोल्ट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स से आ सकते हैं, और इसमें स्पेसिफिकली बिहार के परिप्रेक्ष्य में कुंवर सिंह के रोल को पूछा गया है, बार बार
तो यह भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखें, इस बार 1857 के विद्रोह एवं कुंवर सिंह के पूछे जाने की संभावना थोड़ी अधिक है। साथ में बिरसा एवं संथाल को भी आपको कर ही लेना चाहिए। अगला जो आपका महत्वपूर्ण एरिया है वह है आपका पीजेंट मूवमेंट का और किसान आंदोलन का। पीजेंट मूवमेंट और किसान आंदोलन। देखिए, बीपीएससी में पीजेंट मूवमेंट से लगभग रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं। इसके भी कुछ खास डायमेंशन से क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें चंपारण सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बिहार की धरती से जुड़ा हुआ है। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह के तौर पे भी जाना जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो पिछले एक साल जो है वह चंपारण सत्याग्रह आया भी है, परंतु यह जो है बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो चंपारण को आप हर हाल में अच्छे से कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो है पीजेंट मूवमेंट के आप कह सकते हैं कि जो क्रमिक या ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, क्रमिक विकास है, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। पर्टिकुलरली आपका पीजेंट मूवमेंट एंड रोल ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके बारे में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिए, पिछले 2 बार में नहीं पूछा गया है। तो चंपारण और सहजानंद सरस्वती में से कोई एक प्रश्न आने की संभावना काफी अधिक है। तो ये 2 टॉपिक आपका मेनली पीजेंट मूवमेंट में। ऐसे तो आपका पबना, इंडिगो, खेरा, बरदोली, कई सारे पीजेंट मूवमेंट हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चंपारण एंड किसान सभा, पार्टिकुलरली रोल ऑफ सहजानंद सरस्वती, यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस की अगर आप बात करें, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और उनके भी कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं कि इनमें कहां से क्वेश्चंस आने की संभावना अधिक है। तो पर्सनालिटी बेस्ड में जाहिर सी बात है गांधी जी एंड हिज आइडियाज लाइक ट्रस्टीशिप, सत्याग्रह एक्सेट्रा। तो गांधी जी पे फुल फ्लेज जो है या इनके कंट्रीब्यूशन इन सोशल अपलिफ्टमेंट, पर्टिकुलरली वीमेन, हरिजन, अनटचेबल एक्सेट्रा, इन सब पे क्वेश्चंस आ सकता है। इसके अतिरिक्त जो है आपका पंडित नेहरू एंड नेहरूज आइडिया ऑफ इंडिया, इतना ही नहीं आपका नेहरूज सोशलिज्म, नेहरूज व्यूज ऑन सेकुलरिज्म एंड नेहरू एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन सब पे क्वेश्चंस आता है। इसके अतिरिक्त नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, पर्टिकुलरली नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड पंचशील, इन सब पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन में गांधी जी, नेहरू, इसके अतिरिक्त आप देखें तो टैगोर एंड हिज व्यूज ऑन नेशनलिज्म, his contribution in art and culture एक्सेट्रा, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि टैगोर का राष्ट्रवाद पर विचार एवं कला एवं संस्कृति में योगदान, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है।
इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो पर्सनालिटी बेस्ड में आपके पास अगला जो महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखें स्वामी सहजानंद सरस्वती भी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह भी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसे हम लोग ऑलरेडी अलग अलग श्रेणियों में देखे हैं, पीजेंट मूवमेंट, रिवोल्ट एंड रिबेलियन में। यहां पर प्योरली पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन में एक आपका जयप्रकाश नारायण एंड हिज रोल पर्टिकुलरली इन आजाद दस्ता एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जयप्रकाश नारायण पे भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। एक और ध्यान में रखें कि कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें कि हाल ही में भारत रत्न दिया गया है, यह भी एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कर्पूरी ठाकुर का बिहार के इसमें सामाजिक उत्थान में, या कह सकते हैं कि नए बिहार की शुरुआत में, या सोशल जस्टिस में इत्यादि में क्या योगदान रहा है। तो ओवरऑल अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां पर हम पाते हैं कि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन में जयप्रकाश नारायण एंड आजाद दस्ता यह आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। आजाद दस्ता पर्टिकुलरली 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त टैगोर का नेशनलिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी पूछा गया है, फिर भी इसे देख लिया जाना चाहिए। नेहरू काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपीटेडली पूछा गया है। गांधी जी को कंपैरेटिवली कम पूछा गया है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी के विचार काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में और काफ़ी ज़्यादा व्यापक है, डाइवर्स ओपिनियन है हर टॉपिक पे। तो इसका स्कोप थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कम है, फिर भी आप इसे देख सकते हैं। और चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी दिया गया है, तो मे भी एक क्वेश्चन कर्पूरी ठाकुर जी से भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर पर्सनालिटी बेस्ड में हम लोग मेनली अगर ध्यान में रखें तो नेहरू, टैगोर और जयप्रकाश नारायण, ये 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त गांधी जी और आपके कर्पूरी ठाकुर भी जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलीवेंट हो जाते हैं। क्लियर? तो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन में हमें इन टॉपिक्स का विशेषकर ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो फ्रीडम मूवमेंट की अगर आप बात करें, फ्रीडम मूवमेंट, तो ध्यान में रखें फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चंस तो रिपीटेडली पूछे गए हैं अलग अलग फेजेस से, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जिनसे अभी तक क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं, लेकिन मेरी समझ से वो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मे भी वहाँ से एक क्वेश्चन 8 नंबर या 38 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एरिया है वह है आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और इसे आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से के नाम से भी जानते हैं। ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, यह बेसिकली आपका जो है वो, जिसमें आप ऑलरेडी जानते हैं अलग अलग धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों के आपके नेतृत्व के बारे में, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे कि ब्रह्मो समाज, आपका ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, इसके अतिरिक्त आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ मूवमेंट इत्यादि। तो इसमें में भी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ दिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पर्टिकुलरली ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि। तो ऐसे आप कुछ पर्टिकुलर, ये सब 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण के बारे में आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ मूवमेंट इत्यादि, इनके बारे में आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आते हैं फ्रीडम मूवमेंट पे। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म
इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यह 38 नंबर में पूछा गया है, तो इसे आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स फेजेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस पर्टिकुलरली पिछली बार अगर आप देखें तो मॉडरेट फेज से क्वेश्चन आ चुका है कि मॉडरेट फेज का क्रिटिकल असेसमेंट करें इनके कंट्रीब्यूशन का। तो मे बी इस बार आपका कॉजेज ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज और एक्सट्रीमिज्म और इसके असेसमेंट पर क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है, जो मूलतः आपका 1905 से 1918 का फेज माना जाता है, यह आपका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो स्वदेशी मूवमेंट और स्वदेशी आंदोलन, साथ ही साथ आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड लास्टली आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 4 मूवमेंट एवं इसके कॉजेज, इसका एक्सटेंट कितना, इसका प्रसार था और इसके परिणाम क्या हुए वगैरह वगैरह, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण एरिया है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, इसे आप मुख्यतः एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ड्यूरिंग कंपनी रूल एंड ड्यूरिंग क्राउन रूल। कंपनी शासन और क्राउन के शासन के अंतर्गत, कंपनी शासन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण आपके संवैधानिक विकास है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसमें आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके अतिरिक्त पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833 एंड 1853, इतना आपका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कंपनी रूल के अंतर्गत। अगर क्राउन रूल की बात करें तो 1857 से 1947 के बीच की अगर हम बात करें तो इसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909, यही 1909 को आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 एवं 1935, यह भी आपका क्राउन रूल के अंतर्गत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। इसके अतिरिक्त ट्रांसफर ऑफ पावर का जो निगोशिएशन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, ट्रांसफर ऑफ पावर पर्टिकुलरली आपका 1940s के दौरान जो निगोशिएशन है बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, इसमें अगर आप देखें तो
ऑफ 1940, क्रिप्स मिशन ऑफ 1942, कैबिनेट मिशन of 1946 and Mountbatten plan of 1947। इतने आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। अब जाहिर सी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्या है, ये तो पूरा सिलेबस हो गया। एग्जाम के लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहां पे आपको ट्रिकी होना पड़ेगा। कंपनी रूल के अंतर्गत जितने भी एक्ट हैं वह मूलतः कंपनी के गवर्नेंस से रिलेटेड है। भारत के लार्जर मासेज या भारत के बृहद कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यह उतना ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए इसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है या नगण्य है। तो अगर आपको क्विकली जाना हो तो आप क्राउन रूल पे फोकस करेंगे। क्राउन रूल में अगर आप देखें तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और 1892 ये ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है। अगर आप यहां से देखें तो इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 यह आपका 8 नंबर में पूछे जाने की संभावना बनती है, तो इस पे आप थोड़ा फोकस कर लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 ये दोनों ही 38 नंबर में पूछे जा सकते हैं। पर्टिकुलरली 1919 का जो डायरकी का आपका कॉन्सेप्ट था या द्वैध शासन की जो बात थी, इसके बारे में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है 38 नंबर में, डायरकी और द्वैध शासन। इसके अतिरिक्त आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 है उस पे अलग अलग नेशनलिस्ट लीडर्स का क्या कमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे पंडित नेहरू ने कहा कि वी हैव अ कार विथ ऑल ब्रेक्स बट नो इंजन। इसके अतिरिक्त आपका 1919 पर गांधी जी ने जो कहा कि ये आपका इंडिया के परपेचुअल स्लेवरी को कंटिन्यू करने के लिए एक्सेट्रा, ये सब आपको क्रिटिकल एनालिसिस में डालना होगा। तो याद रखें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो 1909, 1919 एंड 1935 ये 3 एक्ट आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रांसफर ऑफ पावर की अगर आप बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पावर के ये तीनों जो हैं अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन, ये तीनों काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्टिकुलरली इसमें क्रिप्स मिशन की अगर आप बात करें तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों 8 और 38 नंबर में। तो इसको थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देंगे क्रिप्स मिशन को। इसके अतिरिक्त अगस्त ऑफर और कैबिनेट मिशन प्लान भी आपका एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के टॉपिक को जब आप देखेंगे तो इसमें मोर और लेस आपको क्राउन रूल के 3 लेजिस्लेशन, जिसमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935, 1919 के अंतर्गत पर्टिकुलरली डायरकी और द्वैध शासन की व्यवस्था, एवं ट्रांसफर ऑफ पावर में अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन। पर्टिकुलरली क्रिप्स मिशन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो आपका नेक्स्ट है वो है मिसलेनियस टॉपिक। अब ये जो मिसलेनियस है इसका सिलेबस एज इट इज डिफाइंड तो नहीं है, परंतु इसमें से कई सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिसलेनियस में आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार, रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड प्रेस इन फ्रीडम मूवमेंट और बिहार। इसके अतिरिक्त आपका
आपका रोल ऑफ वीमेन इन फ्रीडम मूवमेंट, इसके अतिरिक्त लोअर कास्ट मूवमेंट, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट, गुरुद्वारा रिफॉर्म, कई सारे हैं, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार, जो कि रिपीटेडली पूछा गया है, यह आपका 38 नंबर में पूछा जा सकता है। इसमें आपको कई सारे तथ्यों के साथ मैकॉले माइन्यूट या चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से शुरू करके जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन मैकॉले माइन्यूट, फिर आपका वुड्स डिस्पैच एक्ट, उसके बाद फिर आपका जो है शुरू जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है आपका जनरल एजुकेशन, फिर आपका टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल में फिर आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल, माइनिंग, वेटनरी एक्सेट्रा, फिर वीमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूज़पेपर एंड प्रेस पे भी आपको पास्ट में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यह भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। रोल ऑफ वीमेन भी जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है, पर्टिकुलरली इसमें बिहार का भी कुछ एग्जाम्पल आपको जोड़ देगा। तो यहाँ भी जो वीमेन वगैरह जैसे प्रभावती देवी इत्यादि, इन सब के आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे और कंट्रीब्यूशन को बताना होगा। तो रोल ऑफ वीमेन इन फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। बाकी अदर जो टॉपिक्स हैं यह सब अभी इवॉल्विंग है, मे भी इस बार पूछा जाए या ना पूछा जाए, इसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है, परंतु महत्वपूर्ण एरियाज में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार, रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड प्रेस इन फ्रीडम मूवमेंट एंड रोल ऑफ वीमेन इन द फ्रीडम मूवमेंट एंड पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू बिहार, यह आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो हिस्ट्री में आपके लिमिटेड कुछ एरियाज हैं जहां से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चंस पूछने की संभावना ज़्यादा है। एक बार क्विकली इसे हम लोग देख लें तो आर्ट एंड कल्चर में देखें तो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पाला आर्ट, पटना कलम एंड केव पेंटिंग ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड भीमबेटका, ये आपके महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो आपका पोस्ट मौर्यन स्कल्पचरल ट्रेडिशन में मथुरा एंड गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये जो 6-7 सेगमेंट हैं वो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो रिवोल्ट्स एंड रिवेलियन में संथाल एंड बिरसा, ये दोनों कई बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड रोल ऑफ कुंवर सिंह एंड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 लाइक नेचर एंड कैरेक्टर, कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें पीजेंट मूवमेंट की बात करें तो उसमें चंपारण सत्याग्रह एवं किसान सभा मूवमेंट एंड रोल ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सनालिटी बेस्ड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें नेहरूज एंड हिज रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट, हिज आइडिया ऑफ इंडिया, हिज व्यूज ऑन सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड हिज फॉरेन पॉलिसी, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड पंचशील, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन टैगोर की अगर हम बात करें तो टैगोर्स व्यू ऑन नेशनलिज्म एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट एज वेल एज आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक, मतलब कि टैगोर का राष्ट्रवाद पे विचार, उनके आपके कला, संस्कृति एवं साहित्य में योगदान, साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन में उनका महत्व, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो जयप्रकाश नारायण एंड आज़ाद दस्ता ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक एडेड टॉपिक के तौर पे आप कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह जो है हाल ही में भारत रत्न को इन्हें सम्मानित किया गया है।
इसके अतिरिक्त अगर आप फ्रीडम मूवमेंट में देखें तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण आपका एरिया है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और इसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डेट इज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और इसके जो महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ मूवमेंट इत्यादि, इन सब में से किसी एक पे 8 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, या ओवरऑल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे 38 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें कि आपका भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ये आपका 38 नंबर में पूछा जा सकता है। फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो मॉडरेट फेज एंड इसका क्रिटिकल एनालिसिस ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अगला लॉजिकल जो बनता है वो कॉजेज ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिस्ट फेज, और इनका असेसमेंट जो है यह पूछा जा सकता है। कुछ नेशनल मूवमेंट के चरण की बात करें तो स्वदेशी, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 4 आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे आपका रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ आपका लेफ्ट मूवमेंट इत्यादि, यह भी है टॉपिक, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बीपीएससी में थोड़ा सा इसकी संभावना कम बनती है, और मेनली आपके ये 4-5 फेजेज जो है वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आपका कंपनी रूल एंड क्राउन रूल, कंपनी रूल के जो लेजिस्लेशन है वो थोड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम रिलीवेंट है, जबकि क्राउन रूल के जो लेजिस्लेशन है उनमें आपका 1861 और 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 8 नंबर में, और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935, ये आपका 38 नंबर में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1919 का डायरकी या द्वैध शासन, यह 8 नंबर में पूछने की संभावना काफ़ी अधिक है। इसके अतिरिक्त अगर आप ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करें तो पर्टिकुलरली अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन, जिसमें कि क्रिप्स मिशन के पूछने की संभावना सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त आपका अगस्त ऑफर से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट क्रिप्स मिशन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करें तो उसमें डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड प्रेस, रोल ऑफ वीमेन एक्सेट्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार है। तो इन्हीं को इंपॉर्टेंट एरियाज को अगर आप कंसीडर करें तो हमें लगता है कि आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री में सोल्व हो ही जाएंगे, और जीएस पेपर 1 में इससे अधिक की संभावना आपको हिस्ट्री में कम ही दिखती है। तो हम मेरे हिसाब से आपको हिस्ट्री में इन सब डायमेंशंस और एरियाज को पहले कवर कर लेना चाहिए, ताकि आप लगभग या निश्चिंत हो सके या श्योर हो सके कि 114 नंबर आपने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। तो जैसा कि मेंस एग्जाम का डेट अब काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे कम समय में, मात्र 20 दिनों के समय में, हमें महत्वपूर्ण एरियाज को थोड़ा रिगरसली रिवाइज कर लेना है, जिनके आने और पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। सो इन्हीं गाइडलाइंस के साथ आप सभी को आने वाले मेंस की शुभकामनाएं एवं ऑल द बेस्ट। थैंक यू।